साझेदारी खातों में आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी तृतीय यानी कि फर्म का पंजीयन। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार फर्म का पंजीयन अनिवार्य तो नहीं है, किंतु पंजीयन नहीं कराने से साझेदारी को कुछ गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः फर्म का पंजीयन फर्म, साझेदारों एवं अन्य पक्षों के हित में ही रहता है। आइए जानते हैं कि फर्म का पंजीयन से क्या आशय है। देखिए, अर्थ सबसे पहले अगर जानने की कोशिश करें तो अर्थ से तात्पर्य है, साझेदारी फर्म के पंजीयन से तात्पर्य है संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रजिस्टर में फर्म के नाम की प्रविष्टि करा लेना और ऐसा करा के ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना जिससे यह स्पष्ट होता हो कि फर्म का नाम फर्मों के रजिस्टर में अंकित कर लिया गया है, यानी कि शामिल कर लिया गया है। क्यों कराते हैं, आवश्यकता क्या है। 1932 अधिनियम भारतीय साझेदारी इसके अनुसार किसी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य तो नहीं है और अनैच्छिक है, किंतु पंजीयन न कराने से फर्म को विधान के अंतर्गत अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण फर्म तथा साझेदारों के हित में फर्म का पंजीयन कराना ही आवश्यक है। पहला बात यह है कि ये इस बात का वैधानिक प्रमाण है, लीगल प्रूफ है कि फर्म का अस्तित्व है, वैधानिक अस्तित्व है, फर्म एग्जिस्ट करती है। जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती हैं उनका वैधानिक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं होता। अपंजीकृत फर्म उसके साझेदारों को उन वैधानिक सुविधाओं तथा संरक्षण से वंचित रहना पड़ता है जो एक अपंजीकृत फर्म को प्राप्त होती हैं। जो एक पंजीकृत फर्म यानी रजिस्टर्ड फर्म को प्राप्त होती हैं। साझेदारी फर्म के पंजीयन की व्यवस्था भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की 56 से लेकर 69 तक की धाराओं के अंतर्गत की गई है। 1 अक्टूबर 1932 को देश में इस अधिनियम को लागू किया गया था। धारा 69 जो है सेक्शन 69 के 1 अक्टूबर 1933 को इसमें लागू हुई। वर्तमान में यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लिखा है, ये बात पुरानी है। वर्तमान में यह अधिनियम अब संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। साझेदारी संस्थाओं के पंजीयन के लिए हर राज्य में एक पंजीयक यानी रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी गई है। पंजीयन की विधि देखिए, सबसे पहले तो आपको एक निर्धारित फार्म भरना है, उसमें निश्चित शुल्क के साथ आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के कार्यालय में भेजना पड़ता है। निर्धारित फर्मों के पंजीयक के कार्यालय से निःशुल्क मिलता है। इसमें कुछ बातें होंगी जैसे फर्म का नाम, फर्म का व्यवसाय का स्थान या मुख्य स्थान, उन स्थानों के नाम जहां फर्म व्यवसाय करती है, फर्म में प्रत्येक साझेदार के सम्मिलित होने की तिथि, साझेदारों के पूरे नाम तथा स्थायी पते, फर्म की अवधि अगर कोई है तो, हस्ताक्षर। उपर्युक्त विवरण सहित निर्धारित फॉर्म पर सभी साझेदारों तथा उनके अधिकृत एजेंटों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। कथन को हस्ताक्षरित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे निर्धारित ढंग से सत्यापित यानी वेरीफाई भी करेगा। अब बात आती है कि फर्म के नाम संबंधी प्रतिबंध। जब आप फर्म का नाम चुनते हैं तो चूँकि साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो कुछ ऐसे नाम हैं जैसे क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, इन पे प्रतिबंध था। हालांकि बाद में सरकार से अनुमति लेकर के आप इन नामों से भी फर्म की आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंजीयक द्वारा जांच तथा पंजीयन का प्रमाण पत्र देना। जब पंजीयक संतुष्ट हो जाता है तो धारा 58 के प्रावधानों या व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से पालन हो गया है ऐसा सुनिश्चित होने की स्थिति में वह उक्त विवरण को फर्म के रजिस्टर नामक रजिस्टर में प्रविष्ट कर लेगा और साथ ही विवरण को फाइल कर लेगा। धारा 59। पंजीयक बाद में प्रार्थी फर्म को पंजीयन का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है। इस प्रकार साझेदारी फर्म का हो जाता है पंजीयन। पंजीयन के बाद हुए परिवर्तनों की पंजीयक को सूचना भी देनी पड़ती है। इससे संबंधित कुछ प्रावधान हैं कि फर्म के स्वभाव या बनावट में यदि कोई परिवर्तन किया जाएगा तो पंजीयन रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। ऐसे परिवर्तन की सूचना निर्धारित शुल्क सहित रजिस्ट्रार को दे देनी चाहिए। कौन से परिवर्तन हैं जिनकी सूचना देना अनिवार्य है, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप ये पॉइंट लिखेंगे।
फर्म के नाम तथा व्यवसाय के मुख्य स्थान में अगर परिवर्तन हो, फर्म का नाम बदल रहा हो या व्यवसाय का जो हेडक्वार्टर है उसमें कोई परिवर्तन हो, तो धारा 60 के अंतर्गत आपको आवश्यक शुल्क देकर रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी होगी, ताकि फर्म के रजिस्टर में ये परिवर्तन अपडेट किए जा सकें। दूसरा, शाखाओं के बंद करने व खोलने की सूचना। अगर पंजीकृत फर्म के किसी साझेदार या एजेंट के द्वारा रजिस्ट्रार को यह सूचना दी जाती है कि फ़र्म ने अमुक स्थान पर व्यवसाय बंद कर दिया है या शुरू कर दिया है, जो कि व्यवसाय के फर्म के व्यवसाय करने का स्थान नहीं है, तो ऐसी सूचना के अनुसार पंजीयक फर्मों के रजिस्टर में सुधार कर लेगा। ये धारा 61 आती है। साझेदारों के नामों और पतों में परिवर्तन। यदि पंजीकृत फर्म का कोई साझेदार अपने नाम या स्थायी पते में कोई परिवर्तन करता है, तो इसकी सूचना भी साझेदार या एजेंट द्वारा पंजीयक को भेजी जा सकेगी। पंजीयक ऐसी सूचना को भी फाइल करेगा। धारा 62 में इसकी व्यवस्था है। फर्म की बनावट में परिवर्तन या फर्म का विघटन। यदि किसी फर्म पंजीकृत फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है, तब अंदर जाने वाला इनकमिंग या बना रहने वाला कंटिन्यूइंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर कोई भी साझेदार, जबकि फर्म का विघटन हो, तब कोई भी व्यक्ति जो विघटन से पहले साझेदार रहा हो या साझेदार का एजेंट या अधिकृत व्यक्ति पंजीयक को ऐसे परिवर्तन या विघटन की सूचना देगा और पंजीयक ऐसी सूचना की प्रविष्टि फर्मों के रजिस्टर में करेगा। धारा 63। अवयस्क के वयस्क होने पर सूचना। यदि एक अवयस्क जो लाभों के लिए फर्म में शामिल किया गया हो अवयस्क हो जाता है, तो वह उसका एजेंट पंजीयक को यह सूचना दे सकता है। वह या उसका एजेंट पंजीयक को सूचना दे सकता है कि वह वयस्कता प्राप्त करने पर फर्म का साझेदार रहा है या नहीं। न्यायालय के आदेश पर भी रजिस्टर में संशोधन किए जा सकते हैं। धारा 65। त्रुटियों का परिशोधन। कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं, तो धारा 64(1) के अनुसार पंजीयक को हर समय यह अधिकार होगा कि फर्मों के रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को फाइल किए गए दस्तावेजों के अनुरूप बनाने के लिए वह किसी भी त्रुटि का परिशोधन कर सके। उन सभी पक्षकारों के आवेदन पर जिन्होंने फर्मों संबंधी फाइल किए गए किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया है, पंजीयक ऐसे दस्तावेज में की गई भूल को सुधार सकता है। अब बात आती है कि फर्मों के रजिस्टर तथा दाखिल किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण। धारा 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है। धारा 67 के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीयक को निर्धारित शुल्क देकर और प्रार्थना पत्र देकर रजिस्टर की किसी भी भाग की नकल प्राप्त कर सकता है। धारा 68 कहती है कि फर्मों के रजिस्टर में अभिलिखित कोई भी कथन, प्रज्ञापना यानी कि इंटीमेशन या सूचना उसमें लिखे किसी भी तथ्य का निश्चयात्मक प्रमाण यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ उस व्यक्ति के विरुद्ध होगी जिसकी ओर से ऐसा कथन, प्रज्ञापना या सूचना हस्ताक्षरित साइन की गई है। पंजीयन ना कराने के क्या प्रभाव होते हैं? ये एक प्रश्न बनता है कि अगर कोई फर्म पंजीयन नहीं कराती है तो उसको क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं या उसके क्या क्या प्रभाव हैं। तो थोड़ा सा इसे पढ़िए। अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐच्छिक होने के बावजूद भी अगर फर्म नहीं कराती है पंजीयन तो कुछ लाभों से वंचित होना होता है। पहला लाभ है कोई साझेदार अन्य साझेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जब तक फर्म का पंजीयन ना हुआ हो और वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम फर्मों के रजिस्टर में साझेदार के रूप में ना लिखा हो, तब तक वह अथवा उसका कोई प्रतिनिधि परस्पर अनुबंध में उत्पन्न होने वाले या कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार को लागू कराने के लिए फर्म के अन्य साझेदारों के विरुद्ध कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, यानी कि कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते सदस्य बिना पंजीयन के। दूसरी बात, साझेदार द्वारा फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक तो है साझेदार, पहला आपने पढ़ा कि कोई साझेदार अन्य साझेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक साझेदार फर्म यानी कि समस्त साझेदारों के विरुद्ध कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। तीसरा, फर्म किसी साझेदार के विरुद्ध कोई बात प्रस्तुत नहीं कर सकती। चौथा, फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं कर सकती और अन्य पक्ष फर्म के विरुद्ध वाद कर सकते हैं, यह ध्यान रखना। तो पंजीयन ना कराने की स्थिति में अप्रभावित अधिकार, अगर कोई फर्म पंजीयन नहीं भी कराती है तो भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो फर्म को मिलते ही हैं। जैसे पहला, फर्म के विघटन संबंधी दावे। कोई भी साझेदार फर्म के विघटन के लिए अथवा किसी भी विघटित फर्म के लेखे लेने के लिए विघटित फर्म की संपत्ति की उगाही के अधिकार को लागू कराने के लिए फर्म पर मुकदमा कर सकता है, यानी कि विघटन संबंधी जो उसके अधिकार हैं उसके लिए मुकदमा कर सकता है फर्म पर साझेदार। दूसरी बात,
सरकारी प्रापक के अधिकार। सरकारी प्रापक यानी कि ऑफिशियल रिसीवर या सरकारी प्रतिपुरुष, ऑफिशियल असाइनी जो है, या न्यायालय किसी दिवालिया साझेदार की संपत्ति की उगाही का अधिकार रखता है। तीसरी बात, विदेश में स्थित फर्म, उन फर्मों तथा उनके साझेदारों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनका भारतीय राज्यों में कोई कारोबारी स्थान नहीं है। रुपये 100 से कम दावे। यदि दावे की रकम 100 रुपये से अधिक की ना हो तो अपंजीकृत फर्म इस रकम के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है। दावे की रकम अगर 100 से अधिक ना हो तो वाद प्रस्तुत कर सकती है। कमाल है, इससे ज़्यादा है तो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो 100 रुपये के लिए कोई वाद प्रस्तुत क्यों करेगा। खैर, पेटेंट संबंधी अधिकार। दरअसल ये रकम पहले ज़्यादा हुआ करती थी इसकी वैल्यू, अभी इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यदि पंजीकृत व्यापारिक चिन्ह या पेटेंट का कोई अनाधिकृत प्रयोग करे तो मूल फर्म ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कर सकती है। अन्य पक्ष द्वारा, यानी कि पेटेंट संबंधी अगर कोई अधिकार है तो भी मुकदमा किया जा सकता है। अन्य पक्ष द्वारा फर्म के विरुद्ध वाद अगर हुआ है तो बिल्कुल भी अन्य पक्ष फर्म पर कोई भी मुकदमा कर सकता है। अगर पंजीयन करा लेते हैं तो लाभ क्या है। जो उपरोक्त हानियाँ थीं वही लाभ हो जाते हैं। जैसे फर्म को लाभ ये मिलता है कि पंजीयन हो जाने पर फर्म को दीवानी न्यायालय में तीसरे पक्ष के विरुद्ध अपने नाम से, फर्म के नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिल जाता है। दूसरा, साझेदारों को लाभ ये होते हैं कि पंजीकृत फर्म का एक या अधिक साझेदार फर्म के विरुद्ध आपस में एक दूसरे के विरुद्ध और किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करके अपने हितों और अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ऋणदाताओं को लाभ यह है कि किसी भी साझेदार के विरुद्ध जिसका नाम फर्म के रजिस्टर में अंकित है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके अपनी धनराशि वसूल कर सकते हैं। इस प्रकार फर्म के पंजीयन के बाद ऋणदाताओं के अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। इससे फर्म को साख मिलने में सुविधा होती है। अन्य पक्षों को लाभ, यदि कोई पक्ष किसी पंजीकृत फर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह पंजीयक के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करके उसका दस्तावेज़ों का निरीक्षण करके उस फर्म के बारे में सारे संदेहों को दूर कर सकता है और इस तरह से फर्म की गुडविल बेहतर होती है। नवागंतुक साझेदार को लाभ। एक पंजीकृत फर्म में प्रवेश लेने वाला साझेदार, इनकमिंग पार्टनर, अपने हिस्से तथा अधिकारियों के लिए न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। इसके विपरीत फर्म का पंजीयन न होने पर अन्य साझेदारों की ईमानदारी या सद्भावना पर ही उसे निर्भर रहना पड़ता है। बाहर जाने वाले साझेदार को लाभ यह होता है कि अलग होने पर सूचना फर्म के रजिस्ट्रार को तथा सार्वजनिक सूचना जनसाधारण को देकर अलग होने की तिथि से फर्म के किसी भी कार्य के लिए वह उत्तरदायी नहीं रहता है। साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर लाभ। किसी पंजीकृत फर्म के साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके वैधानिक अधिकारी को, उत्तराधिकारी को साझेदारी फर्म में हिसाब किताब करने में अत्यधिक सुविधा रहती है। इसी प्रकार किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उसके राजकीय प्रापक यानी ऑफिशियल रिसीवर या निस्तारक लिक्विडेटर को पंजीकृत फर्म में हिसाब किताब रखने में सुविधा रहती है। एक और बात है कर निर्धारण में लाभ। अपंजीकृत फर्म की तुलना में पंजीकृत फर्म पर कम कर लगता है। आयकर की दृष्टि से साझेदारी फर्म का पंजीयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपंजीकृत फर्म को अपनी समस्त आय पर कर देना पड़ता है। इसके विपरीत जो पंजीकृत फर्म होती है उसे फर्म के लाभों को साझेदार में बांटा जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक साझेदार की व्यक्तिगत आय पर कर लगता है। ये पंजीकृत फर्म में लाभ है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।